ठीक है, थैंक यू बच्चे। हाँ जी, अब देखो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है दैट इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हमने फर्स्ट थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट थ्योरी आपकी कौन सी थी? फर्स्ट जो आपकी थ्योरी थी वो थी आपके पास दैट इज क्लासिकल थ्योरी थी, जो ड्यूलोंग एंड पैटिट जो लॉ था वो आपका फर्स्ट था। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट थ्योरी थी। अब जो सेकंड है वो आपके पास है दैट इज आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट जो है सेकंड जो, और ये आपकी क्वांटम थ्योरी है बच्चे। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर क्या है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल बेसिक डिस्कशन कर लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी एंड जो क्वांटम थ्योरी है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लासिकल के अंदर बच्चे क्या था, वहां पे अपने पास हमने जो एटम था उसको क्या चूज किया था कि जो अपना एटम है वो क्या है, दैट इज हार्मोनिक ऑसिलेटर है, दैट इज हार्मोनिक, वो अपने पास हार्मोनिक ऑसिलेटर था। ठीक है, और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या था, दैट इज क्लासिकल था, वो आपका क्लासिकल था। क्लासिकल के अंदर उसको क्लासिकल हमने सपोज किया था। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट है कि वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, अब वो जो वाइब्रेट कर रहे थे दे आर वाइब्रेटिंग विद सेम फ्रीक्वेंसी, वहां पे अपने पास सेम फ्रीक्वेंसी सेम थी। ठीक है, और जो आज अपने पास सेकंड जो करनी है आइंस्टीन वाली, इसके अंदर भी बच्चे आपने जो एटम है उसको आपने क्या लेट करना है, आपका एटम जो है वो आपका दैट इज योर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, आज हमने उसको क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर चूज करना है उसके अंदर। ठीक है, आइंस्टीन ने ये लेट किया कि वो आपके पास क्या है, एजम्पशन उसकी ये थी कि जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं बट वो एक्ट करेंगे एज ए क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, और वो वाइब्रेट करेंगे विद सेम फ्रीक्वेंसी। इसमें भी इसने ये लेट किया विद सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट वो जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो आपके पास एक क्वांटाइज्ड फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो सकती है। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी सेम होगी पर उसकी एनर्जी क्या थी बच्चे, एनर्जी जो थी वो 0 से इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे एनर्जी क्या थी, यहाँ पे एनर्जी अपने पास थी कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी थी कॉन्टिन्यूस, लेकिन जो आइंस्टीन थ्योरी थी उसमें यह कंसीडर किया गया कि वो म्यू फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे, और म्यू फ्रीक्वेंसी से अगर वाइब्रेट करेंगे तो उनकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इंटीग्रल मल्टीपल होगी किसके, एच म्यू के। अब इसमें जैसे वो हमने फोटोन के प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कर रखी है कि जो फोटोन होता है उसके पास एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू होती है। अब वो जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे अप्लाई किया गया आइंस्टीन थ्योरी के अंदर कि जो एटम है वो वाइब्रेट करेगा किस फ्रीक्वेंसी से, म्यू फ्रीक्वेंसी से, और उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, वो एच म्यू के इंटीग्रल मल्टीपल। दैट मीन्स कि जो टोटल आपके पास एनर्जी है वो क्या हो सकती है, वो आपकी एन एच म्यू ये एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे एन की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे एन 0 जो है दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन, इस टाइप इसकी वैल्यू हो सकती है। दैट मीन्स आइंस्टीन थ्योरी के अंदर आपकी एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी की डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज है। वहां पे आपके पास जो वैल्यूज थी वो आपके पास क्या थी, दैट इज कंटिन्यूस वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास वैल्यूज क्या है बच्चे, डिस्क्रीट वैल्यूज। तो ये आपके दो डिफरेंसेस है मेन। फर्स्ट वन क्या था, वो क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, और ये आपका कौन सा है, दैट इज योर क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर। एंड इसकी एनर्जी जो क्लासिकल था वो 0 से इनफाइनाइट, उसकी एनर्जी कंटिन्यूस थी, कुछ भी हो सकती है, पर इसकी एनर्जी डिस्क्रीट होगी, एच म्यू 2 एच म्यू 3 एच म्यू, इन बिटवीन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एटम आपके पास इस एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, उसकी एनर्जी आपके पास इतनी हो जाए दैट इज 1.2 एच म्यू, नो दैट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ तो 1 हो सकती है, 1 एच म्यू हो सकती है, यहाँ उसकी 2 एच म्यू हो सकती है, इन बिटवीन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोला जाता है डिस्क्रीट बिहेवियर। इज इट क्लियर बच्चे, क्लियर है या नहीं? ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपने पास दैट इज, अब आइंस्टीन थ्योरी के अंदर जो बेसिक असम्पशन जो कंसीडर किया गया वो हमने लगभग यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स दे रखे हैं एक बार उनको रीड कर लो ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बुक के अंदर भी सेम ही दे रखा है। ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम ऑफ ए सॉलिड आर अगेन कंसाइडर्ड टू बी आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पे भी हम ये मान के चलते हैं कि जो वो हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं वो अपनी
इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। जो क्लासिकल में हमने चूज किया था वैसे हमने यहाँ पे चूज किया, ठीक है। दूसरा क्या है, हमने ये चूज किया कि सारे क्या कर रहे हैं, सेम ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं। ये देखो दैट इज हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद में क्या है, अगर आपके पास n टोटल एटम्स हैं तो उनके लिए जो हार्मोनिक ऑसिलेटर बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपके पास 3n बनेंगे। क्योंकि बच्चे सिंगल एक एटम के लिए कितने मोड्स हो सकते हैं, 3 मोड हो सकते हैं। तो अगर n एटम है तो टोटल मोड कितने हो जाएंगे, 3n हो जाएंगे। ये मैंने पहले डिस्कशन किया है। 3 कैसे, एक्स वाई जेड में कैसे वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, एनर्जी जो होती है वो इसके अंदर कंटिन्यूस नहीं होती, वो क्या होती है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, लाइक एच म्यू, 2 एच म्यू, 3 एच म्यू, इस तरह से उसकी वैल्यू होगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये आपकी आइंस्टीन थ्योरी जो है उसका जो बेसिक था वो आई थिंक आपका कवर अप हो चुका है, ठीक है, जो उसका बेस थे। उसके बाद में देखो जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो आप यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे। अब ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी जो एनर्जी होगी यहाँ पे क्या है मेरे पास, दैट इज, अब यहाँ पे देखो एनर्जी जो है, अगर आपको याद हो कि जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अंदर एनर्जी बच्चे क्या होती है, एनर्जी दैट इज इक्वल टू एन एच म्यू, ये आपकी एनर्जी थी, ये एनर्जी होती है, दैट इज योर क्वांटम थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एनर्जी जो होती है किसी फोटोन वगैरह की वो ये होती है। और यहाँ पे जो हम कंसीडर कर रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर को कंसीडर किया, और यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि जो एनर्जी है क्वांटम ऑसिलेटर की वो आपके पास ये हो सकती है ई एन इज इक्वल टू एन एच म्यू, इस टाइप की उसकी एनर्जी पॉसिबल है, ठीक है। हाँ भी, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट ये है कि आपने ये एनर्जी की वैल्यू जो है, अब इसको हमने ओमेगा वाली फॉर्म के अंदर चेंज करना है। अब जो ओमेगा होता है वो आपके पास क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है 2 पाई म्यू होती है, ठीक है। तो यहां से अगर म्यू की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ गया, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई। तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। अब यहाँ पे पुट करोगे तो एनर्जी की वैल्यू बच्चे क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू एन एच, और म्यू की जगह क्या आ गया, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है h डिवाइड बाय 2 पाई, उसको हम क्या लिखते हैं, एच कट बोलते हैं ना, एच कट, एन एच कट ओमेगा। तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगी, दैट इज द एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑसिलेटर जो होता है उसकी एनर्जी ये हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सिंपल टर्म्स के अंदर अगर उसको क्वांटम मैकेनिकल आप कंसेप्ट कंसीडर करोगे तो आपके पास जो ऑसिलेटर है उसकी पॉसिबल एनर्जी ये हो सकती है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। लेकिन अब क्या है, अब ये तो सिंपल है, लेकिन अगर यहाँ पे क्लासिकल के दूसरा आपके पास क्या है, अगर आप वेव मैकेनिकल मॉडल यूज करो, टोटल प्रॉपर फंक्शनिंग करो, आपका जो थर्ड ईयर आएगा वहां पे आप थर्ड ईयर में जो आपका 5th सेम है वहां पे ना ये टोटल आपका क्वेश्चन आएगा क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहां पे आप एनर्जी इसकी फाइंड करोगे क्या होती है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल अगर यूज करोगे, ठीक है, इसको अगर आप पार्टिकल की बजाय आज एज ए वेव अगर इसको कंसीडर करके चलोगे तो वहां पे आपको वो मॉडल अप्लाई करने से आपके पास क्या हो जाएगा, अगर वेव मैकेनिकल मॉडल अप्लाई करोगे तो ये जो एनर्जी है ना क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो क्या होती है, वो n प्लस हाफ करके एक फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये आपके पास वैल्यू आती है एनर्जी ऑफ क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी एनर्जी ये पॉसिबल है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्या है कि एनर्जी इसके अंदर ये चीज पॉसिबल है, तो यहाँ पे मेरे पास अब ये एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे एच कट ओमेगा हमने लिखी है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो इसको मैं दो टर्म्स के अंदर चलो डिवाइड कर देते हैं एक बार, ये देखो ई एन इज इक्वल टू ये आ गया मेरे पास दैट इज एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा है। अब इसमें जो मेरे पास एन एच कट ओमेगा है वो आगे आ गया, और प्लस में मेरे पास हाफ एच कट ओमेगा है, ठीक है, ये आ गया, दो टर्म्स होगी, ठीक है ना। तो ये जो आपके पास वैल्यू है, अब इसमें से जो ये एनर्जी होती है ना, ये तो हमेशा आएगी टर्म, ये जीरो नहीं हो सकती। आप यहाँ पे एन जो है, आप ये एन जो है जीरो कंसीडर करके चल सकते हो, यहाँ पे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। एन यहाँ पे आप वैल्यू जीरो कंसीडर कर सकते हो सकता है कि उसकी एनर्जी जीरो हो, एनर्जी हो ही ना, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या है, फोटोन है, ठीक है। अब फोटोन की एनर्जी आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास
ई एन इज इक्वल टू, अगर प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखोगे ना तो वहां पे आपके पास क्या होता है, एन एच म्यू है। तो वहां पे होता है कि ये एन की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, एन की वैल्यू इंटीजर वैल्यूज होती है, ठीक है। तो अगर वो 0 पॉसिबल है तो हमें पता है कि जो आपका एटम है, सपोज करो ये एटम है, ये तो वाइब्रेट कर रहा है ना, अगर नहीं भी करेगा तो भी इसके पास अपनी थर्मल एनर्जी तो होगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये जो एटम है इसके पास अपनी एनर्जी कोई ना हो, हमेशा हर एटम के पास अपनी इंटरनल एनर्जी जरूर होती है, जिसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर आप E0 फाइंड करोगे तो ये n की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ये तो 0 हो गया, प्लस स्टिल आपको हाफ एच कट ओमेगा तो हमेशा मिलेगी हर एटम के लिए। हर एटम जो आपका क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा उसकी आपको एनर्जी हाफ एच कट ओमेगा हमेशा मिलेगी। दैट डजंट मैटर कि आप उसको किस टेम्परेचर पे चेक कर रहे हो, आपने बिल्कुल टेम्परेचर कम कर दिया है, ठीक है, या क्या किया है, तो ये आपके पास वैल्यू हमेशा प्रेजेंट होगी। इस एनर्जी को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, दैट इज द 0 पॉइंट एनर्जी, दैट इज 0 पॉइंट एनर्जी, जो आपकी टेम्परेचर के ऊपर बच्चे डिपेंड नहीं करेगी, और ये आपकी हर ऑसिलेटर के पास हमेशा प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, हमेशा हर ऑसिलेटर के पास ये प्रेजेंट होती है। तो बच्चे इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, यहां पे हमने क्या करना है, हमने ऑसिलेटर के ऊपर जो आपकी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो हमने अप्लाई की है, ठीक है। अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि माइंड में ये क्लियर रहे क्या है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है वो आपके पास क्या होती है, एन एच म्यू, ये एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यूज आपके पास 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। हो सकता है जो आपका ऑसिलेटर है वो 0 एनर्जी से वाइब्रेट करे, या आप सिंपली मान के चलो जो एनर्जी है उसके पास, जो वहां पे हमने फोटोन वगैरह कंसीडर करते हैं, वो आपके पास एनर्जी किस टर्म के अंदर हो सकती है, ठीक है। इसको कैसे एनर्जी के अंदर दूसरी टर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे वो मैंने आपको करवा दिया, ये आ जाएगा एन एच कट ओमेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये ओनली इसी मॉडल को अप्लाई ना करो, अगर आप टोटल वेव मैकेनिकल मॉडल से हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड करोगे ना, जो कि आपकी 5th सेम में आएगी, वो आपके पास एनर्जी ये नहीं होती। आपकी एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपके पास 0 1 2 3 इस तरह से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी बच्चे 0 पुट करूंगा तो n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपके पास एनर्जी क्या आएगी, हाफ एच कट ओमेगा। और ये मिनिमम एनर्जी है, ये टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करेगी, और इस एनर्जी को बोला जाता है दैट इज योर 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। जो आपने कंसीडर किया, जो आपने सिस्टम कंसीडर किया, उसकी एनर्जी आपके पास ये आएगी, ठीक है बच्चे। तो अब क्या है, अब आपने इस एनर्जी को, क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है, इस टर्म को आपने याद रखना है, दैट इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, and where the values of n can be from 0 to n values, कहीं तक भी उसकी वैल्यू जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे क्या है, हमने अब एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है। अब एवरेज एनर्जी यहाँ पे आप कैसे फाइंड करोगे कि जो एटम्स है, मान के चलो ये आपका फर्स्ट एटम है, ये आपका सेकंड एटम है, ये थर्ड है, इस तरह से आगे बहुत सारे एटम्स हैं। अब ये मिलके एक तरह से एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एटम्स है ना, ये आपके एटम्स डिस्टिंग्विशेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन, ठीक है ना, उनकी पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू वो उनको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका एटम जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, मान के चलो हाफ एच कट ओमेगा पे, ये कोई वाइब्रेट कर रहा है आपके प्लस 3/2 एच कट ओमेगा पे, ठीक है, ये आपका मान के चलो दोबारा हाफ एच कट ओमेगा पे ही ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके पास वो एटम्स हैं वो उनकी पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आपको किस फ्रीक्वेंसी पे, किस एनर्जी पे, क्या एनर्जी है उसके पास, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे हमने कर रखा है म्यू, जो आपकी सेम ही रहती है, तो ये एनर्जी जो है वो इसके अंदर डिस्क्रीट होती है, अलग अलग वैल्यूज होती हैं। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू आप उन्हें क्या कर सकते हो, आप उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है। आप उन पार्टिकल को क्या कर सकते हो, इस एटम्स को या इन ऑसिलेटर्स को आप क्या कर सकते हो, यू कैन डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर एटम्स, ठीक है। तो ये आपके एटम्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, जो आपके ऑसिलेटर्स हैं वो क्या हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। तो अगर बच्चे वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो कौन सी थ्योरी अप्लाई करते हो, वहां पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी है वो अप्लाई होती है। याद है ना, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की थी हमने, एक हमने बोस आइंस्टीन कर रखी है और लास्ट में हमने कर रखी थी फर्मी डिराक। तो अगर पार्टिकल आपके डिस्टिंग्विशेबल हैं, चाहे वो किसी भी सेंस के अंदर है, अब यहाँ पे सेंस आ रही है उनकी पोजीशन,
ठीक है ना, कौन सा एटम किस पोजीशन के ऊपर है, अलग अलग साइड के ऊपर। मैंने कल भी बोला था कि ये सॉलिड होता है, उसके अंदर लेटिस होती है प्लस में बेसिस होती है। तो ये एटम जो है कहाँ पे आप सिचुएटेड होते हैं, इन द लेटिस के अंदर सिचुएटेड है। तो वो जो लेटिस है वहां पे इसकी पोजीशन क्या है, उसके विद रिस्पेक्ट टू ये पार्टिकल क्या है, डिस्टिंग्विशेबल है। तो अगर पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो बच्चे फिर आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे, आप थ्योरी कौन सी अप्लाई करोगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी अप्लाई करोगे। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था आपका कि जो एनर्जी आएगी वो किस टाइप से फाइंड होगी। ये देखो यहाँ पे मेरे पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर एवरेज एनर्जी आपने फाइंड करनी है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, हमने क्लासिकल के अंदर भी ऐसे ही कुछ किया था, जीरो से लेकर आपने क्या किया था, इसका इंटीग्रेशन किया था इनफाइनाइट तक। उसके बाद में यहाँ पे हमने एनर्जी लिखी थी, फिर ई रेज टू पावर माइनस ई डिवाइड बाय क्या आया था, केटी आया था, चेक कर लो जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किया था प्रीवियस थ्योरी के अंदर। और डिवाइड बाय क्या आया था, सेम जीरो से इंटीग्रेशन इनफाइनाइट तक है, और ई रेज टू माइनस ई डिवाइड बाय के, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, मैं के भी लिख नहीं रहा हूँ, बस अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये आपके पास डीई है, ये भी आपके पास क्या है, डीई है। अभी हमने फाइंड किया बच्चे एनर्जी को आप कैसे लिखते हो कि ई एन जो होगी क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, ये एनर्जी होती है, ये है ना। तो यहाँ पे आप ई एन सफिक्स लिखोगे, इसके पैर में एन लिखोगे, यहाँ भी आप एन लिखोगे, ये भी एन होगा और ये भी आपके पास एन होगा, जस्ट नोटेशन है, ठीक है बच्चे। अच्छा अब क्या है, क्योंकि अभी आपको बोला है कि जो आपके जो एटम्स हैं वो आपके क्या है, डिस्टिंग्विशेबल हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पोजीशन इन द लेटिस। आप उनकी जो लेटिस के अंदर पोजीशन है उसके विद रिस्पेक्ट टू आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ठीक है, दीज आर डिस्टिंग्विशेबल। तो अगर डिस्टिंग्विशेबल है, मान के चलो पहला एटम जो है वो आपका म्यू फ्रीक्वेंसी थी, उसकी एनर्जी जो थी वो मान के चलो हाफ एच कट ओमेगा थी। अब एक एटम और है, उसकी एनर्जी मान के चलो आपके पास कितनी है, दैट इज 3/2 एच कट ओमेगा है। इसी तरह से एक एटम और है जिसकी एनर्जी मान के चलो 5/2 एच कट ओमेगा है। तो अगर आपने एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है तो सिंपल है ना, तीनों का क्या करोगे, सम करोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बच्चे जो आपका इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे सम पे बात आ गई है कि आप सम कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, इनटू समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, समिंग अप द वैल्यूज, ठीक है, जो आपके पास वैल्यूज दे रखी है उनको आप समेशन कर रहे हो, एड अप कर रहे हो वैल्यूज को। तो यहाँ पे हर एक की पर्टिकुलर एनर्जी है, आपको एवरेज एनर्जी फाइंड करनी है, तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। तो एवरेज एनर्जी आप इस टाइप से फाइंड कर सकते हो यहाँ पे इन तीन ऑसिलेटर्स की या तीन एटम्स की। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन जो है वो बच्चे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, चेंजेस इनटू समेशन। क्लियर है बच्चे, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जो इंटीग्रेशन है किसके अंदर कन्वर्ट होगा, समेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा अब देखो इंटीग्रेशन को समेशन के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पे अब इसको जैसे आप चेंज करके लिखोगे समेशन के अंदर तो आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की दिखेगी, बाकी तो सेम रहेगा। उस समेशन की लिमिट है वो नहीं बच्चे चेंज होने वाली, वो आपकी सेम रहेगी। इसको बस समेशन लिख दो, आगे जो है वो वैल्यू सेम रहेगी, एनर्जी ई एन है, ई रेज टू माइनस ई एन डिवाइड बाई के टी, और डिवाइड बाय मेरे पास सेम है, समेशन क्या आएगा, ई रेज टू माइनस ई एन डिवाइड बाई के टी, और साथ में हमारे पास क्या है, डी ई एन ऊपर था, पर क्योंकि हमने समेशन के अंदर चेंज कर दिया तो यहाँ पे फिर डी एन नहीं आएगा, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के साथ डी ई एन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और ये समेशन कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका n इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। सिमिलरली n इज इक्वल टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो अब आपको इस समेशन को सॉल्व करना है, ना कि आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चे। इससे पहले जो हमने कल यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो भी हमने किया था वहां पे हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया था, पर यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पे हमने वैसे इंटीग्रेशन समेशन कोई ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करना, और समेशन का मतलब भी उनको ऐड करना ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, आपको एनर्जी की वैल्यू पता है, एनर्जी हमने फाइंड की है क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की, दैट इज n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, किसकी हेल्प से, बाय क्वांटम मैकेनिकल, जो वेव मैकेनिकल मॉडल है जो आप 5th सेम में करोगे, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी ये होगी उसकी, ठीक है। तो ये एनर्जी आपने यहाँ पे पुट करनी है, जहां जहां ई एन लिखा वहां पे वैल्यू पुट करोगे। तो वो वैल्यू पुट करने के बाद में जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो मैं आपको इन नोट्स में से शो कर रहा हूँ, देखो एक बार। वैल्यू पुट करके ये हमने यहाँ तक कर लिया, ये आ गई वैल्यू देखो,
ये हमने यहाँ तक फाइंड किया था, अभी मैंने करवाया, ये वाली वैल्यू थी एवरेज एनर्जी। लेकिन ई एन की वैल्यू क्या है, वो है आपके पास एन प्लस हाफ और साथ में क्या है एच कट ओमेगा। तो इसको पुट करो, ये देखो एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और ये दूसरी ऊपर ई एन पुट करोगे एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? जस्ट आपने वैल्यू ही पुट करनी है, बाकी इसके अंदर कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। अच्छा, आफ्टर दैट आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर ली, उसके बाद में ये जो आपके पास एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी ये टर्म है, और इसके आगे जो माइनस है इसको आपने लेट कर लेना कि ये एक्स के इक्वल है। लेट क्या करोगे, लेट करोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। आपने माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी जो है इसको आपने एक्स लेट कर लेना। ठीक है, तो अगर इसको एक्स लेट करोगे तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, समेशन, ये तो आपका सेम रहेगा एन प्लस हाफ और साथ में क्या है एच कट ओमेगा, और ये ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा, माइनस को तो हमने पुट कर दिया तो ये आ जाएगा एन प्लस हाफ, उसकी जगह क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। क्लियर है? और नीचे भी आपके पास सेम रहेगा समेशन ई रेज टू पावर एन प्लस हाफ, और उसके साथ भी क्या आ जाएगा मेरे पास एक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? आपने जस्ट लेट किया है, एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या है माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी ये वाली। अब नोट्स में देख लो जो इक्वेशन है वो कहाँ पे है मेरे पास, ये रही वैल्यू, देखो यहाँ पे नोट्स के अंदर देखो। क्लियर है? ये वाली वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यू जो ये इक्वेशन है वो इसके अंदर चेंज हो जाएगी, आपने वैल्यू लेट कर ली। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको किस टाइप से सोल्व करोगे, ये बच्चे यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे 3-4 स्टेप है अगर आपको माइंड में क्लियर है तो यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है आपने, इस इक्वेशन को बच्चे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 टू इनफाइनाइट कहीं पर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको क्या करना है, n की वैल्यू 0 टू इनफाइनाइट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करो, 1 पुट करो, समेशन है तो क्या करोगे, पहले क्या करोगे 0 पुट करो, 0 पुट करोगे, यहाँ पे 0 पुट करो, इस इक्वेशन में क्या बन गया हाफ ई रेज टू पावर एक्स बाय 2। अच्छा, उसके बाद में 1 पुट करो तो क्या आ गया 1 प्लस हाफ, ये आ गया 3/2, और ई रेज टू पावर क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो 3x/2 हो जाएगा। फिर पुट करोगे n की वैल्यू 1, फिर अब 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5/2, ई रेज टू पावर क्या हो जाएगा 5x/2। पुट करके देख लोगे, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है समेशन के अंदर। ठीक है, और नीचे भी आपके पास केस सेम चलेगा। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद में आपके पास ये आ गया, आपने जस्ट समेशन को ओपन कर देना इंडिविजुअल टर्म के अंदर, n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 2-3 टर्म से लिख दो, ज्यादा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। हो जाएगा बच्चे, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। अच्छा, अब इससे जो नेक्स्ट इक्वेशन बनी है ना, इसको अच्छे ढंग से देख लो, इस इक्वेशन से ये कैसे आई है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मैथ्स के अंदर बटे जो एक फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है कि अगर आपको कुछ इस टाइप का डेरिवेटिव वगैरह या इस टाइप की कंडीशन मिल जाए जिसके अंदर क्या हो, जैसे मान के चलो e रेज टू पावर x/2 और साथ में आपके पास क्या है डिवाइड बाय 2, ये ऊपर है आपके पास वैल्यू, और नीचे आपके पास है e रेज टू पावर x/2। अब इस टाइप का आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है। अब ये जो फंक्शन है आपका, ये आप किसके इक्वल है, ये आपका फंक्शन, क्योंकि ये नीचे वाला फंक्शन देखो जो मैंने ग्रीन कलर के अंदर लिखा है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, अगर आप डेरिवेटिव करोगे किसका e रेज टू पावर x/2 का, तो क्या आएगा e रेज टू x/2 तो सेम आएगा, x/2 का करोगे तो 1/2 बचेगा 1/2। तो क्या है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है, तो इसको फिर आप कैसे लिखते हो, इसको लिखने का वे क्या होता है, इसको सिंपल लिखते हो dy/dx ऑफ किसका लॉग होगा, नीचे वाले का लॉग कर दो, आंसर आपके पास क्या आएगा लॉग ऑफ e रेज टू x/2। याद होगा आई थिंक मैथ्स के अंदर ऐसा फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं इंटीग्रेशन डेरिवेशन के अंदर, हो जाएगा। अगर नीचे वाली वैल्यू का आपका डेरिवेशन ऊपर पड़ा है तो उसको आप सिंपली सम अप करके कैसे लिखते हो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ जो आपका डिनोमिनेटर के अंदर है उसकी वैल्यू लिखते हो। क्लियर है? ठीक है ना, हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है नीचे, इस सारी वैल्यू का डेरिवेटिव ऊपर है, ये देखो। अगर e रेज टू x/2 करोगे तो उसका डेरिवेटिव ये आएगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा,
इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव ये आएगा, ठीक है। तो इट मींस जो नीचे वैल्यू पड़ी है उसका डेरिवेटिव ऊपर दे रखा, जो मैंने अभी एग्जांपल लेके करवाया, तो उसको आप कैसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, साथ में लॉग आ जाएगा, और लॉग के साथ वैल्यू कौन सी आएगी बच्चे, वैल्यू आएगी नीचे वाली, जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो वो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू है आपको वो वैल्यू यूज करनी है, द वैल्यू दैट इज गिवन इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब देखो डिनोमिनेटर वाली जो वैल्यू है उसको आप कैसे यूज करोगे, यहाँ पे ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, तो ये इक्वेशन किसके अंदर कन्वर्ट होगी, देखो मेरे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, ये रही, ये देखो ये इक्वेशन है ना। अब यहां से इस इक्वेशन से इसमें कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ये नीचे इक्वेशन थी, इसका डेरिवेटिव ये ऊपर था, तो इसको क्या लिखोगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ लोअर टर्म, तो ये डेरिवेटिव आ गया, ये लॉग आ गया, और लॉग किसका है, नीचे वाली टर्म का, ये देखो नीचे टर्म जो थी उसका आपने क्या लिया है, लॉग लिया है, और उसका आप क्या करोगे, डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चे, किसी को कंफ्यूजन है तो हैंड रेज कर लो, ठीक है, अभी हो जाएगा, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब ये एनर्जी की वैल्यू यहां तक हमने कर लिया, अब क्या लिखोगे, अब इस इक्वेशन में बच्चे ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ई रेज टू एक्स बाय टू, ई रेज टू 3x बाय टू, ई रेज टू 5x बाय टू, इसमें से आप ई रेज टू एक्स बाय टू बाहर ले सकते हो, ठीक है। अब अगर ई रेज टू एक्स बाय टू इसमें से बाहर निकालोगे, तो ये ई रेज टू एक्स बाय टू मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अब पहली इसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, फर्स्ट टर्म जो है, जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसके पास तो कुछ नहीं बचेगा, ये देखो यहाँ पे दिस वन, ये जो फर्स्ट है ये तो बाहर आ गई, तो क्या बचेगा 1। अच्छा प्लस में क्या है, अब ई रेज टू पावर 3x बाय टू थी, लेकिन इसमें से आपने क्या किया, इसमें से आपने x बाय टू बाहर निकाल ली, तो अगर इसमें से x बाय टू आपने बाहर निकाल लिया है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर 3x बाय टू माइनस एक्स बाय टू है, तो 2x डिवाइड बाय 2 है, तो ओनली क्या बचेगा, ex बचेगा ना, माइनस करोगे तो क्या आएगा ex, तो यहाँ पे टर्म क्या आएगी, ex आएगी। सिमिलरली ई रेज टू 5x बाय टू है, तो 5x बाय टू है, इसमें से भी आपने x बाय टू बाहर निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू 4x डिवाइड बाय टू, कट करोगे तो क्या आ गया, ई रेज टू 2x, तो इट मीन्स क्या बचा आपके पास, प्लस में आ गया ई रेज टू 2x एंड सो ऑन, ये आपका इसी तरह से आगे चलेगा, ठीक है बच्चे, क्लियर है। अच्छा अब क्या है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मैंने जो अभी बाहर निकाली है, ये वैल्यू उठा के नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर यहाँ पे ये लिखी, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप log m इंटू एन का फॉर्मूला, ये देखो ये आपका log है, उसके बाद में ये आपका m है, और ये आपका n है, log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, तो ये आ गया log m, और ये प्लस में आ गया log n, हो जाएगा, log m इंटू एन का फॉर्मूला यूज करोगे, log m प्लस में log n, क्लियर है। अच्छा अब नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा मैंने आपको करवाया हुआ है कि log से आपका जो e है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे log से e जो कैंसिल आउट होगा, ये इससे e कैंसिल आउट हो गया, तो ओनली ऊपर जो टर्म थी वो बचेगी, कौन सी है, x बाय टू, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को समझो, ये जो वैल्यू है, ये जो log में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बच्चे आप एक फॉर्मूला याद कर लो, log ऑफ जो आपके पास इस टाइप का फॉर्मूला है, 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस में ई रेज टू 2x, इस तरह से सो ऑन, तो इसका जो आपका आंसर होता है ना बच्चे, वो आपके पास क्या होता है, इसका आंसर होता है log ऑफ जो भी पहले दे रखा है 1 दे रखा है, उसकी जगह 1 प्लस की जगह माइनस आएगा ई रेज टू एक्स, और ऊपर इसकी पावर आएगी -1, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। इस टाइप का फॉर्मूला log के अंदर पहली टर्म 1 होनी चाहिए, दैट मस्ट बी 1, तो 1 है, उसके बाद में वो प्लस है, तो जो log में आएगा वो माइनस आएगा, और पावर जो आएगी वो भी आपकी क्या आएगी, माइनस आएगी, दोनों माइनस माइनस है, तो सोल्व करोगे तो सारे आंसर किस में आएंगे, प्लस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला कैसा हो गया, ये हो गया आपके पास log m रेज टू n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n आगे आ जाएगा और log क्या आ जाएगा, m हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या है, -1 है, तो -1 आगे आ गया, और log m की जगह जो भी वैल्यू है वो आप पुट कर दोगे 1 माइनस ई एक्स, तो ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ गया, ये आ गया ना, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर रखी है, ये देखो
माइनस में आ गया log 1 माइनस ई एक्स। क्लियर है बच्चे? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं, जो log वाला अभी किया हो जाएगा। है कंफ्यूजन तो हैंड रेज कर लो। ठीक है बच्चे, हो जाएगा इतना। अच्छा, अब यहाँ तक हमने वैल्यू कर ली। अब नेक्स्ट देखो क्या होगा मेरे पास, एच कट ओमेगा, ये एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ तक सोल्व कर ली। आफ्टर दैट जो एनर्जी की वैल्यू है, इससे नेक्स्ट जो है वो आप कैसे सोल्व करोगे। यहाँ पे मेरे पास बच्चे नेक्स्ट क्या है, ये जो आपके पास log 1 प्लस 1 माइनस ई रेज टू एक्स है। अब बाहर क्या है, डेरिवेटिव है। अब आपको डेरिवेटिव करना है, x बाय 2 का डेरिवेटिव करोगे, ये आपके पास h कट ओमेगा बाहर रहेगा, ठीक है। अब x बाय 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 1 बाय 2 हो गया। अब log का डेरिवेटिव करोगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय x होता है, तो 1 बाय 1 माइनस ई रेज टू एक्स, तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद में ये अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव फिर करना होता है, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस में ई रेज टू एक्स। क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव है। तो अब इसको क्या लिखोगे, ये आ गया एच कट ओमेगा, उसके बाद में आ गया 1 बाय 2, माइनस माइनस हो गया प्लस, ई रेज टू एक्स डिवाइड बाय क्या आ गया, 1 माइनस ई रेज टू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये जो ई एक्स ऊपर है इसको ई एक्स नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन गया, एच कट ओमेगा, नीचे जाके जो कटिंग हो रही है कटिंग वगैरह कर दो, 1 बाय 2 प्लस में क्या आ गया 1 डिवाइड बाय 1 बाय ई एक्स, और माइनस में क्या आ गया 1। जब नीचे चला जाएगा डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू है वो देखो मेरे पास क्या आएगी, ये जो वैल्यू है दैट इज ये आ गया इज इक्वल टू एच कट ओमेगा इंटू में क्या आ गया 1 बाय 2, और प्लस में क्या आ गया ई रेज टू एक्स है, तो ये यहाँ से ऊपर सिर्फ इतनी टर्म ऊपर जाएगी तो ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा ना, 1 बाय ई रेज टू माइनस एक्स, माइनस में क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब अगर याद है तो हमने x की वैल्यू क्या लेट की थी, x इज इक्वल टू माइनस एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी। तो ये x की वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे पुट करोगे इस ई रेज टू माइनस एक्स के अंदर, तो आपका आंसर क्या आएगा, एच कट ओमेगा इंटू 1 बाय 2, ये प्लस में है 1 बाय, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज टू एच कट ओमेगा डिवाइड बाय के टी, और माइनस में क्या आएगा 1 आएगा, और ये आपके पास आ गया लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा इसका, ये आ चुका है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज आपका जो एक्सप्रेशन है एनर्जी का वो आ चुका है, कि जो आपका क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा उसके लिए आपके पास जो एवरेज एनर्जी आएगी फॉर सिंगल या पर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वो क्या आएगी, वो एनर्जी ये होगी। क्लियर है बच्चे? तो अब नोट्स में देखो मेरे पास ये एनर्जी कैसे आएगी, दैट इज हाँ जी, यहाँ पे देखो ये आ गई वैल्यू। ठीक है, तो एच कट अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ चुकी है। अब इस एनर्जी में बच्चे देखो यहाँ पे ना दो टर्म आ गई, फिर एक स्टार्टिंग वाली है और एक आपकी ये लास्ट वाली वैल्यू आई है। ठीक है, अब जैसे वो हमने वहां पे एनर्जी वैल्यू लिखी थी, ई एन जो होती है वो क्या थी आपके पास, एन प्लस हाफ, और साथ में क्या था एच कट ओमेगा, वहां पे भी हाफ एच कट ओमेगा आ रही थी, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, हाफ एच कट ओमेगा। और ये फिर से इसको क्या बोलोगे, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, हमेशा उस ऑसिलेटर के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो इस एनर्जी को बोला जाता है दैट इज योर 0 पॉइंट एनर्जी। क्लियर है? अब जो दूसरी टर्म आई है वो बच्चे क्या कर रही है, वो आपका टेम्परेचर जो है उसके ऊपर वो डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे फिर दो कंडीशन बनती हैं कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर लो होगा तो केस क्या होगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कशन फिर कल करेंगे, टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो का, वो आपका डिस्कशन रह गया। तो कल आपका ये जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा, और बस हमने इस यूनिट में ये दो ही टॉपिक करने हैं, दैट इज फर्स्ट वन हो गया और ये आपका सेकंड वन है, ये दोनों ही टॉपिक करने हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो इसको अच्छे ढंग से कर लेना, जो आपके पास एनर्जी वगैरह की वैल्यू है यहाँ तक एक्सप्रेशन कर लेना, आगे जो पेंडिंग है वो फिर हम कल नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका उसके अंदर करेंगे। ठीक है, अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, है किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, दूसरा जो आपका टेस्ट होगा ना, वो एक बार टेस्ट देख लो, किस चीज का टेस्ट होगा।